अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज का टाइट्रेशन कर्व्स। और मैं आपको जैसे कि बता चुका हूं कि हम ये जो टॉपिक था ना टाइट्रेशन कर्व्स, ये पहले A2 में होता था। पिछले 2 सालों से उन्होंने इसको AS में शामिल किया है, लेकिन अभी भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें A2 में ही हम बच्चों से डिस्कस करते हैं, जैसा कि पीएच को फाइंड आउट करना। ठीक है। और जैसा कि बफर सॉल्यूशन की वर्किंग, तो ये बफर सॉल्यूशन और पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम A2 में ही पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक चीज जो टाइट्रेशन कर्व से रिलेटेड है वो हम AS में करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको मैं कुछ यहाँ पर रिएक्शंस बताता हूँ। वैसे तो टाइट्रेशन हम क्यों करते हैं? टू फाइंड दी कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो, या इवन आपको किसी मेटल का, आज आपको याद होगा बेटा, बाज बच्चों के साथ मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जिसमें एक मेटल था M और उसका मैंने नाम बताया था विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के साथ हमने टाइट्रेशन किया था और टाइट्रेशन की हेल्प से उस अननोन मेटल का नाम बताया था। तो टाइट्रेशन बेसिकली आप यूज करते हैं अननोन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। फिलहाल हम जो टाइट्रेशन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो पहली जो हम टाइट्रेशन कर्व पढ़ेंगे वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके रिजल्ट में बेटा पता है क्या बनता है? हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH, आपके पास यहाँ न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के बारे में याद रखें कि सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा, उसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा ना, वो हमेशा न्यूट्रल होगा। पहली चीज, बाज दफा आप रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के दरमियान, इसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा ना, वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अब मैं आपको बताऊं इसकी निशानी कैसे आपको पता चलेगा। एक तो इक्वेशन से देखें, जो चीज स्ट्रांग होगी ना, सॉल्ट में वो नेचर होगी। अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है, तो इसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर आपका बेटा, जिस इसकी एग्जांपल पहले देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगेन मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूं और वीक बेस में अमोनिया लेता हूं। अब यहां पर बेटा मेरे पास जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। मैं इसको पता है क्यों कह रहा हूं कि ये एसिडिक सॉल्ट है? क्योंकि इसमें जो अमोनियम आयन है ना बेटा, अमोनियम आयन, इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन। देखो ना, अमोनियम आयन की नेचर क्या होती है बेटा? अमोनियम आयन इज एसिडिक, राइट? इसलिए याद रखिएगा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में एसिडिक सॉल्ट बनता है। जबकि ऊपर मैंने आपको बताया कि जिसका मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी ना, सॉल्ट में वो नेचर आ जाएगी। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, एसिड भी और बेस भी, तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अच्छा, तीसरी चीज, अगर आप इसको ऑपोजिट करें कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके रिजल्ट में जो आपके पास सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट और साथ में वाटर, जैसा कि एथानोइक एसिड CH3COOH। आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ये एथानोइक एसिड है, दिस इज द वीकर एसिड। और बेस आप स्ट्रॉन्ग ले लो NaOH। तो क्या होगा बेटा, जो Na है ना, इस H को रिप्लेस करेगा। तो पता है क्या बनेगा? CH3COONA और साथ में वाटर। अब आप कहेंगे भाई इस सॉल्ट में कहां पर बेसिक नेचर है? तो मैं आपको बताता हूँ। पर जैसे ही ये सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट जैसे ही बनता है, तो आपको पता है टाइट्रेशन में मतलब जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व किए होते हैं। तो ये जैसे ही बेटा सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट का जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये CH3COO-, ये वाटर से रिएक्शन करके पता है क्या करेगा? ये आपको रिएक्शन नहीं याद करने बेटा, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज पहले बता रहा हूँ। और OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे। देखो, बेसिक सॉल्ट क्यों, मैं उसकी रीजन बता रहा हूँ, जो कि एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन आपको एक लॉजिक ताकि समझ आ जाए ना क्यों मैं इसको बेसिक सॉल्ट कह रहा हूँ। ये बेटा जो आपके पास सोडियम एथेनोएट आयन बना है ना, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो जो इसमें एथेनोएट आयन होगा
वो वाटर के H आयन से रिएक्शन करेगा और अनआयोनाइज एसिड बना देगा और OH आयन रिलीज हो जाएंगे। देखो ये जो OH आयन रिलीज हुए ना वाटर में, इसकी वजह से मैं कहता हूं कि ये सॉल्ट बेसिक इन नेचर। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, बस आपको ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग चीज है उसकी नेचर वाला सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो बेसिक सॉल्ट। तो चौथा बेटा हम करेंगे नहीं, वो है वीक एसिड और वीक बेस। उसके रिजल्ट में जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्योंकि दोनों की नेचर ही वीक है। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हमने नहीं करना। अब बेटा हम टाइट्रेशन कर्व बेसिकली करने जा रहे हैं, और आज हम सबसे पहले ये करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसके रिजल्ट में जो न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, हम इसकी देखेंगे कि कर्व कैसे बनती है। तो सबसे पहले आज बेटा आप, ये बेटा आपको स्लाइड नजर आ रही होगी बेटा, ये माइक ऑफ कर दें, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें। देखें दो चीजें बेटा आपको समझनी है, एक है एंड पॉइंट और एक है बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, आप सब बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे स्कूल्स में, और आप टाइट्रेशन करते हैं, और आपको पता होगा टाइट्रेशन में बेटा आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर आप इंडिकेटर यूज करते हैं ना। तो एक टाइम ऐसा आता है ना जब इंडिकेटर कलर चेंज करता है और आपसे कहा जाता है अब आप टाइट्रेशन रोक दें। तो जब बेटा इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट। तो व्हेन द इंडिकेटर चेंजेस द कलर, दिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एंड पॉइंट। असल में इंडिकेटर कलर क्यों चेंज करता है, एंड इंडिकेटर कलर इसलिए चेंज करता है कि नीचे पीएच चेंज हो रही होती है, या एसिड खत्म हो रहा होता है या बेस खत्म हो रहा होता है। तो जब एसिड या बेस खत्म हो रहा हो तो फौरन इंडिकेटर अपना पीएच चेंज करके आपको बताता है कि नीचे एसिड खत्म हो गया या नीचे बेस खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज होती है इक्विवेलेंस पॉइंट, ये जरा समझ लें बेटा। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, देखिए एक रिएक्शन है HCl प्लस NaOH, इट गिव्स NaCl प्लस वाटर। HCl है बेटा आपके पास 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और NaOH भी आपके पास 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। बट अगर HCl का वॉल्यूम यूज हुआ है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है NaOH का कितना वॉल्यूम यूज होगा फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? कोई बच्चा बताए, शाबाश। 25। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा था, जब HCl का 25 था, NaOH को भी 25 ही होगा सर। नहीं बेटा, दिस इज नॉट आंसर। कोई और बच्चा बताए। सर वो मोलर रेशियो 1:1 है और कॉन्सेंट्रेशन सेम है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये है आंसर। मैं अभी इसका आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। देखो ये तो वो भी आपसे पूछेगा टाइट्रेशन में कि बताओ इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कितना NaOH डालोगे। तो अब ये बात जो ने कही है बिल्कुल ठीक है, ये दो चीजें हैं। अगर किसी रिएक्शन में मोलर रेशियो सेम हो, मोलर रेशियो मीन आप देख सकते हो HCl के भी 1 मोल, NaOH के भी 1 मोल, मोलर रेशियो सेम, और ऊपर से कंसेंट्रेशन भी सेम हो, दो चीजें हैं। अगर मोलर रेशियो सेम हो और कंसेंट्रेशन भी सेम हो, तो फिर दोनों के इक्वल वॉल्यूम यूज होते हैं फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। दोनों के 1:1 मोल्स थे, कंसेंट्रेशन भी दोनों की सेम, तो दोनों का वॉल्यूम भी एक जितना यूज होगा। लेकिन अगर ये सारा बेटा ना हो, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने बेटा, मैं जरा इसको दोबारा करता हूँ कि वो सारा रब हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे होगा। वेट अ मिनट, हाँ बेटा यहां मैं लिखता हूँ, जरा देखिएगा। NaCl प्लस HCl प्लस NaOH, इट गिव्स NaCl प्लस वाटर। ये आपके पास है बेटा 0.1, ये कंसेंट्रेशन मैं बता रहा हूँ, दिस इज कंसेंट्रेशन, और ये भी 0.1। वॉल्यूम कितना है इसका 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका नहीं पता था। एक तो स्टूडेंट ने आंसर दे दिया कि अगर 1:1 रेशियो होगी और कंसेंट्रेशन सेम होगी तो इक्वल वॉल्यूम यूज होंगे। दूसरा, अब अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो बेटा आज के बाद ये फॉर्मूला याद कर लो, M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2, जिसको आपने कहते थे C1V1 ओवर C2V2। तो ये उसका डिटेल फॉर्मूला ये।
देखो एक पार्ट आप एसिड के लिए रख लो और दूसरा बेस के लिए। एम पता है क्या है? एम है यहाँ पर कंसेंट्रेशन, वैसे से बनता है मोलैरिटी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो M1 इज द कंसेंट्रेशन, V1 इज द वॉल्यूम, और N1 पता है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन द इक्वेशन। इक्वेशन में कितने कितने मोल्स हैं। इसी तरीके से बेटा M2V2 ओवर N2, M2 कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH जो कि 0.1 है, V2 आपको फाइंड आउट करना है, और N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स इन द इक्वेशन, कि इक्वेशन में कितने मोल्स हैं। तो अब अगर इसको वैल्यूज पुट करें HCl के लिए भी और NaOH के लिए भी, तो बताओ जी HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1, वॉल्यूम कितना है जी? 25, और मोलर जो इक्वेशन में रेशियो यूज हो रही है वो 1 है, इज इक्वल टू M2। M2 कितना है जी आपके पास? मोलैरिटी ऑफ NaOH या कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH 0.1, वॉल्यूम आपको बेटा नहीं पता, पर N जो नंबर ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन द इक्वेशन, वो 1। अब बेटा आपको यहां से V2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बताएं जी क्या आंसर आएगा अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? 25 0.1 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आपके पास 25 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, जो आप जुबानी भी बता सकते थे, लेकिन समटाइम्स अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, मोल्स डिफरेंट हो, देन यू विल यूज दिस फार्मूला M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। तो बेटा अब मैं आपको जो बात बताने लगा था कि व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट, अगर आप एग्जैक्टली 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड करो ना, एग्जैक्टली मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन, तो अगर आप एग्जैक्टली NaOH 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड करते हो इनटू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस पॉइंट को आप कहेंगे दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब जरा देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब समझ लो, क्योंकि बार बार बेटा आगे ये वर्ड यूज होगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लो। The color कह रहा है in an ideal world the color change would happen when you mix the two solutions together in correct proportion according to the equation। जब आप दो solutions को equation proportion के according mix करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोनिकल फ्लास्क में 25 क्यूबिक सेंटीमीटर था और आपने उसके अंदर 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ही एग्जैक्टली NaOH ऐड किया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन, अगर आप ऐड कर रहे हो तो उस टाइम जो मिक्सचर होगा दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पर पता है क्या होगा कि आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा, मतलब जितना जो HCl के मोल्स थे ना, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एग्जैक्टली आपने उतने ही NaOH के मोल ऐड किए। तो जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन, ये कीवर्ड याद कर लो कि जब आप दो सॉल्यूशंस को इक्वेशन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मिक्स करें, उस टाइम आप कहते हैं कि दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब बेटा आ जाते हैं जी कर्व के ऊपर, टाइट्रेशन कर्व क्या होती है, कैसे ड्रॉ होगी, ये देखें। पहली चीज ये आप एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर आप मुझे बता सकते हैं एक दफा रिपीट कर सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है कि जब आप दो सॉल्यूशंस को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन मिक्स करें। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लास्क के अंदर 25 क्यूबिक सेंटीमीटर था NaOH का 0.1 मोल पर क्यूबिक कंसंट्रेशन के साथ, तो आप अगर उस फ्लास्क के अंदर 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl ऐड करते हैं, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम उसका ऐड करते हैं, तो ये जो बेटा आपके पास मिक्सचर होगा ना, दिस मिक्सचर इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। अगर मैं 25 ऐड नहीं करता बेटा, मैं 26 ऐड कर दूंगा ना, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैंने अब एग्जैक्ट रेशो के साथ मिक्स तो नहीं किया ना, मैंने तो HCl थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया। तो इक्विवेलेंस पॉइंट ये होता है कि आप दो सॉल्यूशंस को इस तरीके से मिक्स करें कि वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन हो। जी बेटा ठीक है सर। और सर N1 क्यों आपने जो N था वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है? N1 is the number of moles of equation और N2 भी अच्छा number of ठीक है, moles ठीक है, in the equation। equation में जो ठीक मोल्स है, हैं वो आपने लगाने हैं। सही है, सही है। अच्छा बेटा अब आ जाते हैं हम टाइट्रेशन की, आपको किस तरह की अब इक्विवेलेंस पॉइंट का बेटा मतलब आपको जब कोई पूछे ना कि इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो आपने ये कहना है इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन। इक्वेशन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, तो दैट इज द
इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है जी, एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट। अच्छा अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं जी। मैं आपको जरा ये पहले कर्व समझाता हूँ ना कि ये कर्व है क्या। देखिए ये NaOH है, ये HCl है, इसका रिएक्शन हो रहा है NaCl और वाटर। जरा आप इस टाइट्रेशन कर्व को देखें, इसमें y एक्सिस पर क्या लिया हुआ है pH, x एक्सिस पर क्या लिया हुआ है बेटा, कोई बच्चा पढ़ेगा x एक्सिस पर क्या लिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ acid added. याद रखिएगा, x एक्सिस पर जो भी चीज ली होगी वो ब्यूरेट में होगी। जो भी चीज x एक्सिस पर वो लेगा ना, वो इसका मतलब है ब्यूरेट में है। किस में है? ब्यूरेट में। तो ये एसिड आपका ब्यूरेट में होगा। ये आपको वो नहीं बताएगा भाई, ये मैं आपको निशानी बता रहा हूं एक, तो इसको याद रखिएगा कि जो भी चीज x एक्सिस पर होगी वो बेसिकली आपके ब्यूरेट में होगी। तो यहां पर उसने वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, वैसे वर्डिंग पर गौर करें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि टाइट्रेशन में आप जो चीज ऐड कर रहे होते हैं वो ब्यूरेट से ही ऐड कर रहे होते हैं ना। तो ये आपका एसिड मतलब HCl ब्यूरेट में होगा, और फिर दूसरी चीज जो है क्या, NaOH, वो किस में होगा भाई? फ्लास्क। फ्लास्क। अब आ जाती हैं जी हम इस टाइट्रेशन कर्व के ऊपर। ये बताएं कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या नहीं है? दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। पर स्ट्रॉन्ग एसिड की ना जो pH होती है वो आपने 0 से 2 के दरमियान रखनी है, बस 0 से 2 के दरमियान, 2 से ऊपर नहीं लेके जाना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 0 होगा, 1 या मैक्सिमम 2, बस 2 से नीचे नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड की pH होगी। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना बेटा, इसकी pH पता है कितनी होगी? 12 से 14 के दरमियान। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो pH है वो 0, 1 या 2, और स्ट्रॉन्ग बेस की जो pH है वो 12, 13 या 14। अच्छा, अब आप देखें कि नीचे बेटा अभी आपने ना समझे कि H ऐड ही नहीं किया, अभी ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड नहीं किया, और नीचे है आपके पास OH आइन, नीचे आपके पास OH आइन है बेटा, और ऊपर से आप ऐड कर रहे हो, अभी ऊपर से आपने H आइन ऐड नहीं किए। तो बताओ भाई इस कॉनिकल फ्लास्क की pH क्या होगी? अभी ऊपर से H आइन ऐड नहीं किया है, नीचे स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या होनी चाहिए जी इसकी pH? 14 कर सकते हो आप, 13 भी कर सकते थे बेटा। ठीक है, जब आप A2 में जाएंगे ना, A2 में, तो फिर आपको एग्जैक्ट बतानी होगी कि 12.7, 13.2, वो कैलकुलेट करना हम बच्चों को वहां सिखाते हैं, एक फॉर्मूला है उससे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग जो AS में है, आपको सिर्फ ये चीज याद करनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH इतनी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH इतनी। तो आप ये 13 और 14 के दरमियान से भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, लाजमी नहीं है 14 से, बस फिर कोशिश करें 13 से ऊपर ही रहें। 12 तो मैंने काफी नीचे रेंज बताई है ना, आप बस 13 से ऊपर ही रहिएगा, लेकिन ये अलाउ करता है, 12 से 14 तक अलाउ करेगा। अच्छा, अब आप बेटा देखें, ऊपर से ना उसने H आइन ऐड करना शुरू कर दिए। अच्छा, नीचे वॉल्यूम है 25। अभी आप लोगों ने मुझे बताया है कि भाई मैं कितना H आइन ऊपर से ऐड करूंगा तो ये नीचे OH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बताएं? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। 25। अगर मैं ऊपर से भी 25 नहीं करता बल्कि कम करता हूँ, सपोज करते हैं यहाँ आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 10, यहाँ आ रहा है 15, यहाँ आ रहा है 20, पर जब मैं ऊपर से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड करूंगा 5, तो बताओ नीचे कौन से आइन एक्सेस में होंगे? OH आइन। OH नेगेटिव। OH आइन अभी एक्सेस में होंगे। अगर मैंने ऊपर से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर एसिड ऐड किया है तो अभी नीचे OH आइन आर इन एक्सेस, और यही रीजन है, आप देखो ना बेटा कि 5 क्यूबिक सेंटीमीटर डालने के बाद ये pH अभी बेसिक ही है ना, बहुत ज्यादा बेसिक है क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग बेस है अभी एक्सेस में। आप 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में देख लो भाई, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर भी आप देखोगे स्टिल फ्लास्क की जो pH है वो अभी बेसिक है ना? बेसिक है या नहीं है बेटा? जी सर। और अगर आप बेटा 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड करते हो ऊपर से एसिड, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो एक्स एक्सिस है ना ये ब्यूरेट है भाई, एक्स एक्सिस पे जो भी चीज होगी वो ब्यूरेट में होगी। लेकिन बेटा आप एक चीज नोट करो कि ये 20 तक भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा खास। 20 तक भी चेक करो ना बेटा तो pH आपकी कोई 12 के आसपास ही है, बल्कि 12 से भी ऊपर है। और अब आप बेटा जरा 25 से थोड़ा सा पहले आकर देखो 24.9, ये तो किसने लिखा भी है 24.9, अगर आप देखो ना 24.9 तो ये आ रहा है जी।
पर ये जरा बताएंगे कि ये क्या पीएच बन रही है भाई इधर? 11 11 11.3 तक आ रही है जी, कह रहे हैं। मतलब 24.9 पर 24.9 आपने ऊपर से ऐड कर दिया है, 24.9 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने ऊपर से ऐड किया है। अच्छा ये बताएं, उसके बावजूद पीएच 11 क्यों है भाई? आपने तो 24.9 ऐड कर दिया है, सिर्फ कितना ऐड करना है कि सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएगा 25, मतलब 0.1 आपने ऐड करना है बस। तो बताओ अभी तक 24.9 पर स्टिल क्यों नीचे फ्लास्क की पीएच 11 पे आ रही है, क्यों भाई? क्योंकि क्या आप ये नहीं कहोगे कि OH आयन इक्वल नहीं हुए हैं। आप ये नहीं कहोगे कि OH आयन अभी भी तो ज्यादा है भाई, तभी तो पीएच बेसिक है। जी सर। बट अगर जैसे ही 24.9 से आप 0.1 मजीद ऐड करते हो, आपको पता है ना जब आप टाइट्रेशन करते हो तो कितना जब एंड पॉइंट के करीब कितना स्लो एक एक ड्रॉप, तो 24.9 के बाद जरा चेक करो, आप जैसे ही एक ड्रॉप डालोगे तो ये पीएच 11.3 से डिक्रीज होकर बेटा 11.3 से डिक्रीज होकर कितने पे आ जाएगी? 7 स्ट्रॉन्ग है 7 पे से। 7 पर आ रही है इधर। यहां पर OH आयन इज इक्वल टू H आयन, ये इक्वलेंस पॉइंट है। और बेटा अभी आप एक ड्रॉप ही डालोगे ना कि इसको आप काउंटिंग कर सकते, मतलब आप 24.9 था, ये था भाई इधर, वेट अ मिनट मैं इसको इस कलर से मार्क करता हूँ जरा। बेटा यहाँ था आपके पास 24.9 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पर बेटा आपने एग्जैक्ट 25 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ, और आप थोड़ा सा और डालोगे ना बेटा यहाँ पर इस जगह पर, ये 25.1। अब जरा डिफरेंस देखिएगा, यही रीजन है कि आपको जब वो प्रैक्टिकल में कराया बताया जाता है कि भाई एंड पॉइंट के बाद बहुत स्लो डाल। टोटल जरा बताएं, ये 24.9 से 25.1 आपने कितना ऐड किया होगा? बेटा कितना ऐड किया आपने? 0.2 0.2 और जरा पीएच देखिएगा बेटा कितनी ड्रॉप हुई है, 11.3 से किस पे गई है? 2 पॉइंट कितना 2.7 सर। जी 2.7 पर। तो बेटा 0.2 के डिफरेंस से पीएच ड्रॉप हुई 11.3 से 2.7। ठीक है, क्यों इतनी ड्रॉप हुई भाई? आप कहेंगे कि OH आयन और H आयन इक्वल हो गए 7 पर, लेकिन जैसे ही आपने 25.0 को 25.1 किया ना, तो 25.1 करने का क्या मतलब है? नीचे फ्लास्क में क्या चीज बढ़ गई? H आयन। H H आयन बढ़ गए, और स्ट्रॉन्ग एसिड था ना बेटा, तो फौरन पीएच ड्रॉप हुई। और अगर आप इसको बेटा आगे तक लेकर जा रहे हो, सपोज आप इसको लेके गए हो 40 तक भी, या इसको 50 तक लेके गए हो, तो देखो अब पीएच ड्रॉप होती जा रही है, क्योंकि आप नीचे अब H आयन बढ़ाते जा रहे हो। तो बेटा अब इसमें जो चीज आपको सीखनी है वो जरा सुने। आपको इतना मुश्किल काम इतना डिटेल नहीं बताना भाई, आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम में क्या करना है। अभी पास पेपर क्वेश्चन भी आपसे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पास पेपर क्वेश्चन है भाई, ये भी आपको बताऊंगा ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, मुफ्त के मार्क्स है। ये तो मैंने आपको सर बहुत मुझे एक डिटेल चीज समझ नहीं आई में बेटा। सर, जब 25 के ऊपर पीएच जो है वो 7 से नीचे भी आ रही होती है, लेकिन 25 के ऊपर तो इक्वल नहीं होंगे H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस? बिल्कुल इक्वल है बेटा, यहाँ पर इक्वल आ गए ये। नहीं सर, इससे ये जो जिस तरह ड्रॉ की गई है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही है, तो फिर बिल्कुल आ रही है, मैं आपको पीएच बताता हूँ। आप क्या समझते हो कि जो एक ड्रॉप है उसका वॉल्यूम कितना होता है? एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है ना वो 0.1 से 1.1 में कितने ड्रॉप्स आते हैं बताओ? सर 2-3 आई दो डोंट 2-3 से भी ज्यादा आते होंगे। तो अब आप जरा देखो कि आप 0.1, क्या आप अगर एक ड्रॉप डालते हो, एक ड्रॉप, तो वो 0.1 से कम तो नहीं होगा ना वॉल्यूम? आपका की बात मुझे समझ आ गई है कि OH आयन यहाँ H आयन के इक्वल है, मान लिया। लेकिन आप जैसे ही एक ड्रॉप और डालोगे तो वो ब्यूरेट आपको 25 ही शो कर रहा होगा, लेकिन पीएच कम हो रही होगी। कम से कम 3 ड्रॉप डालोगे ना, 3 ड्रॉप, तो वो 0.1 से मतलब 25 से वो जाएगा 25.1 पर। कम से कम 2 से 3 ड्रॉप डालोगे, लेकिन तो एक ड्रॉप के डालने से बेटा पीएच कम हो रही है ना, तो ठीक है इसलिए सर। ब्यूरेट उसको ब्यूरेट रीड आउट नहीं कर सकता।
यही रीजन है कि हम सही है कहते हैं सर। कि आपने जब एंड पॉइंट आ जाए तो ड्रॉप वाइज ऐड करना होता है। देखो बेटा, इस बच्चे का जो क्वेश्चन है ना वो सुन लें। ये कह रहा है कि यहाँ पर तो ओ एच आइन और एच आइन इक्वल है 25 पर, लेकिन 25 पर ही आपको पीएच तो मजीद कम होती हुई दिख रही है। ये देखो ये यहाँ पर वो इसलिए बेटा कि आप 25 के बाद जब आप 25.1 पर जाओगे ना, 25 से 25.1 पर, तो 0.1 के अंदर एक ड्रॉप नहीं आता, 0.1 के अंदर 3-4 ड्रॉप आते हैं। तो इसलिए जब आप एक ड्रॉप भी डालोगे तो बिरेट उसको डिटेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन पीएच ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें बेटा जो मेन चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताता हूँ सारी, कि आपको क्या क्या करना है। जब भी आपसे कहा जाए कि टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करें, पहले तो आप नोट कर लें कि टाइट्रेशन कर्व किसके दरमियान कह रहा है। ये मैं ऊपर लिख देता हूं बेटा, ये है 0 से 2 इसकी पीएच, और इसकी पीएच है 12 से 14। अच्छा, जब भी बेटा आपसे पीएच वो कहेगा कि टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करें, ये SA का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और SB का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस। पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको पहले ये वर्टिकल सेक्शन देखना है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं जरा बोले, मैंने क्या लिखा है? वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन। जो बेटा वर्टिकल सेक्शन होगा ना, वो आपने याद रखना है किसके दरमियान होता है। वर्टिकल सेक्शन जो मैं आपको वैल्यू लिख रहा हूं, अब आप वो याद करेंगे। वर्टिकल सेक्शन होता है पीएच 3 से लेकर 11 के दरमियान। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो आपने वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ करना होगा वो 3 से 11 के दरमियान। ठीक है, ये अलबत्ता 3 से 11 नहीं है, लेकिन आपने 3 से 11 बनाना है अकॉर्डिंग टू मार्क स्कीम जो वो वहां पर आपसे चाह रहा होता है। दूसरी चीज बेटा, 3 से 11 के दरमियान मिड पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? 3 से 11 के दरमियान मिड पॉइंट क्या होगा? 7। 7 इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। 7 क्या होगा बेटा आपका? इक्विवेलेंस पॉइंट। Equivalence point. तो याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब भी टाइट्रेशन कर्व आप ड्रॉ करोगे, तो आपने जो वर्टिकल सेक्शन बनाना है वो पीएच 3 से लेकर पीएच 11 तक। ये जो 3 to 11 है, ये पीएच की बात कर रहा हूं भाई। पीएच 3 से पीएच 11 के दरमियान वर्टिकल सेक्शन होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पे आना चाहिए, 7 पर। अच्छा जी बेटा, सर लेकिन आपने कहा था ना वो एक दो ड्रॉप्स मतलब कि हम ज्यादा ऐड हो जाते हैं, इसकी वजह से जी इसकी जी पीएच भी ज्यादा गिरती है सर। लेकिन जैसा यहाँ ग्राफ में शो हो रहा है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब पे ही पीएच 11 से वो 3 हो जाती है, तो ये इन सेंस इनएक्यूरेट नहीं होगा? बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट तो आप नहीं कर सकते ना बेटा। मतलब आप एक ड्रॉप डालोगे तो उससे देखो पीएच आपकी कुछ ना कुछ 7 से नीचे आ रही है, लेकिन हमें ये पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट कितना है। अब ये तो बेटा इसका फायदा ना, हमें फायदा ये होगा कि आप ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस रेंज के अंदर जो भी इंडिकेटर आता है ना, आप उसको आपको पता है इंडिकेटर की रेंज होती है कि किस पीएच पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। तो जितना वर्टिकल सेक्शन आपका लॉन्गर होगा, आपको फायदा ये होता है कि आप उसमें आपके पास वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये बात आगे बेटा मैं भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आती है, इसमें कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हो। अब बेटा जल्दी से इसका ऑपोजिट देखते हैं। देखो अभी ये बात नोट कर लो कि मैंने ऊपर ब्यूरेट से क्या चीज ऐड की थी, एसिड, और नीचे फ्लास्क में क्या था, OH, और ये कर्व ऐसे आ रही थी ऊपर से नीचे, ठीक है ना, क्योंकि ये पीएच किसकी बता रहा होता है, फ्लास्क की। बेटा पीएच फ्लास्क की होती है, और जो चीज एक्स एक्सिस पर होती है वो आपने ब्यूरेट में लिया होता है। अब मैं इसके ऑपोजिट, इसने ऊपर लिखा है ना रनिंग एसिड इनटू अल्कली, अब पता है मैं क्या हेडिंग दूंगा, रनिंग अल्कली इनटू एसिड। जरा बताएं क्या कर्व बनेगी? इसको सिग्मॉइड शेप कहते हैं, इस कर्व को बोलते हैं सिग्मॉइड शेप। लेकिन अब मैं अगर इसके ऑपोजिट करूं, रनिंग एसिड इनटू अल्कली, तो क्या बनेगा भाई बोलो? मिरर तो इमेज। इसका ऑपोजिट ये बनेगा flip हो सर। जाएगा मेरा जी ये इमेज। देखें जी, ये होगा जी, देख लें, इसमें कोई मुश्किल है तो पूछें। जो चीज एग्जामिनर चेक करेगा, सुन लें, एग्जामिनर जिस चीज के मार्क्स देगा वो ये देखेगा कि आया ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कर्व थी, आया स्टूडेंट ने स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच को फॉलो किया? क्या देखें, इसने स्ट्रॉन्ग एसिड जो था उसकी पीएच कहां से स्टार्ट किया बेटा? 0 से सर। 0 to 2.
मैंने आपको जो रेंज बताई है वही है ना बेटा, 0 से 2 के दरमियान होना चाहिए। फिर एग्जामिनर ये चेक करेगा, क्योंकि उसने बेटा देखो अल्कली जो है ना, मैंने आपको कहा था जो चीज एक्स एक्सिस में होगी वो ब्यूरेट में होगी। तो इस दफा ये देखो अल्कली आपका NaOH ब्यूरेट में है, और नीचे फ्लास्क में आपका बेटा एसिड है ना, तो पीएच आप फ्लास्क की बता रहे होते, पीएच हमेशा फ्लास्क की होगी। तो अब NaOH वो देखो एक्सेस में ऐड कर रहा है, एक्सेस में 25 तक तो वो रुका तो नहीं ना, 25 के बाद भी उसने ऐड किया। तो जब एक्सेस में उसने NaOH ऐड किया तो पीएच देखो वो कहां तक लेके गया, तकरीबन 14 से थोड़ा सा नीचे। तो ये चेक करेगा एग्जामिनर कि आया जो स्ट्रॉन्ग बेस थी उसकी पीएच स्टूडेंट ने 12 से ऊपर रखी या नहीं रखी, ये चेक करेगा। तीसरी चीज ये चेक करेगा कि आया इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम पता है बच्चे को, कि स्टूडेंट ने जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो किस वॉल्यूम पर लेकर आया, 25 पर लेकर आया या 20 पर। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, M1V1N1 इज इक्वल टू M2V2N2। सर इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन है जो मैं भी आपसे डिस्कस करता हूं। नहीं ये स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का चाहिए। ये सर वो जी पीएच बेटा, 14 के ऊपर होगी शेप के एंड पे। नहीं 14 से ऊपर कहाँ होंगे भाई, बस 14 से नीचे नीचे रखनी है आपने, 14 पर नहीं टच भी ना लेकिन करें। मेरा मतलब है कि वो 14 को टच नहीं करेगी। जी ठीक है सर। अब बेटा देखें, हम पहले ये पार्ट करते हैं बस ये वाला, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एल्कली। कह रहे कि 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH is added to 25 cubic centimeter of 0.1 mole of HBr। पहले तो आपको बताओ इनमें मोलर रेशियो 1:1 होगी। ये देखो 1:1 रेशियो है भाई या नहीं है, 1:1 रेशियो है। कंसंट्रेशन 0.1 मोल NaOH की है, HBr की भी 0.1 है। अगर HBr का वॉल्यूम 25 यूज हो रहा है तो बताओ NaOH का कितना यूज होगा, 25। 25 ही। और अगर आपको शक है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, M1V1 over N1 is equal to M2V2 over N2। और दूसरी बात बेटा, अब देखो आपको क्या क्या काम करने हैं यहाँ पर। आपको पहली चीज ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है जी एक्स एक्सिस पर, Volume of NaOH. ये इसका मतलब है ब्यूरेट में। फ्लास्क में क्या होगा जी, Acid. एसिड है। तो आपको फ्लास्क की पीएच देखनी है ना, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड 0 और 2 के दरमियान रख लो, बस यहीं से स्टार्ट कर दो कहीं से भी, ठीक है। जो बच्चे A2 के होंगे ना बेटा, उनको तो एग्जैक्ट पीएच निकालनी होगी, एग्जैक्ट पीएच कि 0.1 है या 0.2 है या 1.2 है, कितनी है। लेकिन जो बच्चे AS के हैं वो बस उन्होंने ये याद रखना है कि 0 और 2 के दरमियान है। अब वो ये कह रहा है कि अब आप NaOH ऐड करो। ये बताओ बेटा, नीचे HBr है 25, तो आपको एग्जैक्ट, अब मैं जो इक्विवेलेंस पॉइंट का कांसेप्ट आपको दे रहा था अब यहाँ यूज हो रहा है। बताओ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन आपको एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम ऐड करना है ताकि सारा HBr खत्म हो जाए, 25। 25। क्योंकि बेटा अगर रेशो सेम हो, 1:1 मोलर रेशो 1:1 है या सेम है और कंसंट्रेशन भी सेम है तो इक्वल वॉल्यूम यूज होते हैं। तो आपको ये समझ आ रहा है कि NaOH आपने 25 ऐड करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बेटा दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट इस वॉल्यूम पर आएगा नहीं आएगा 25 पर। जी सर। फिर पता क्या किया करो, ये देखा करो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ कर लिया करो पहले ही। वर्टिकल सेक्शन इसका कहां से कहां तक आता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का 3 to 11। 3 to 11। 3 to 11। तो इतना करो अपनी आसानी के लिए, ये लाइन मैं भी रब कर दूंगा, ठीक है, डॉटेड वाली। ये एक डॉट लगा दो इधर, 3 to 11, 11 आ रहा है बेटा इधर इसका, ये डॉट एक लगा दो इधर, फिर इसको आप रब कर दो। अब आपको बेटा ये पता चल गया कि ये आपका वर्टिकल सेक्शन है, इसको भी इस तरह जोड़ दो ये। और यहां से बेटा बस आपने एक सिग्मॉइड शेप, मतलब थोड़ी सी कर्व लेकर आनी है, ये देखना जरा, इसको इससे मिला देना ऐसे करके, ऐसे। और वो कह रहे जी आप एक्सेस में डाल रहे हो, NaOH एक्सेस में डाल रहे हो, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो बस आप इसको आगे तक ले जाओ ऐसे करके। एक्सेस में डाल रहे बस 45 तक कर लिया। ये बेटा टाइट्रेशन कर्व है, वो इसमें क्या क्या चीजें चेक करेगा सुन लो। स्टार्टिंग पॉइंट चेक करेगा, चेक करेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट, बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट आप बता दोगे कि इसका 7 है, क्योंकि जो मिड पॉइंट होगा ना इसका
दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट मीन कि आपने एग्जैक्ट जो इक्वेशन प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ऐड किया 7। और ये बेटा आप ये आगे क्यों लेके जा रहे हो ब्लैक लाइन से, इसको एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि उसने क्या एक्सेस में ऐड किया है। तो बेटा इस चीज के मार्क्स बताएं, ये आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा भाई? जी सर। अब आते हैं जी बेटा। सर जो वर्टिकल सेक्शन के ऊपर हमने ये कर्व सा बनाना होता है, इसकी शेप अगर हम जैसे भी बना लें मैटर तो नहीं करती, लाइक थोड़ा सा ज्यादा नीचे कर लिया? नहीं, सिग्मॉइड शेप होनी चाहिए, लेकिन ये मैटर नहीं करता। जो A2 के बच्चे हैं उनको मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में, लेकिन आप लोगों के लिए बेटा सिग्मॉइड शेप मतलब बस इस तरह की कर्व आपने बनानी है, देखें इस तरह की, बस इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चा यहाँ से करता है, कोई यहाँ से कर्व बनाता है, नहीं, बस वर्टिकल सेक्शन पहले बना लेना, वर्टिकल सेक्शन पहले बनाकर रखें और फिर बस आपने उनको कर्व से ज्वाइन कर देना। ये फर्क नहीं पड़ता बेटा इससे कि आप कर्व कितना शार्पर बना रहे हैं या कितना स्टीपर है कर्व आपका, ये मैटर नहीं करता। अच्छा अब आ जाए बेटा नेक्स्ट। सर ये इक्विवेलेंस पॉइंट लेबल भी करना है? इक्विवेलेंस पॉइंट आपको बताना है, इक्विवेलेंस पॉइंट आपको बताना है। अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बताया ना, अभी एक और बताता हूं आपको बेटा, ये देखिएगा। अब आते हैं बेटा इधर नेक्स्ट। अब इस केस में ऊपर जरा रिएक्शन देखें किसके दरमियान है भाई, किसके दरमियान रिएक्शन है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक यस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ये जरा मैं आपको बेटा एक चीज समझा दूं, बल्कि यही कर देता हूं। देखो अभी एक चीज आपसे मैंने डिस्कस की वो ये कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन होगी, जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो किसके दरमियान होगा बेटा बोलो? 3 to 11. 3 to 11 and midpoint is the equivalence point is the 7। अब बेटा बता मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब ऊपर अगर आपने ये याद किया होगा ना बेटा बड़ी आसानी होगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट उसकी नेचर क्या होगी? एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। तो याद रखना जब एसिडिक सॉल्ट बनता है ना तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पर नहीं होता, 7 से नीचे होता है। ये बात फिर सुन लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जब आपका सॉल्ट बनता है वो तो न्यूट्रल होता है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट 7। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जिससे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। तो एसिडिक सॉल्ट बनने की वजह से जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो 7 पर होगा या 7 से कम होगा? 7 से कम होगा क्योंकि अब एसिडिक सॉल्ट है। इसलिए देखो अब आपका वर्टिकल सेक्शन ये होगा भाई, दिस इज योर वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन कौन सा होगा किसके दरमियान, जरा बोलो बेटा? 3 to 7. और जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो क्या होगा? 5. 5। 3 और 7 का, 3 और 7 का ये भी आपको बनाकर दिखाता हूं भाई, लेकिन पहले ये याद तो कर लो ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट इक्विवेलेंस पॉइंट 7। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा दैट इज एसिडिक। और एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से जो अब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो 7 पर नहीं होगा, वो 7 से कम होगा क्योंकि सॉल्ट आपका एसिडिक है। और वो 3 to 7 आपका वर्टिकल सेक्शन होगा इस दफा, और जो उसका मिड पॉइंट होगा दैट इज 5। अभी आप देखेंगे ग्राफ आपको यही बता रहा है। अब देखो रनिंग एसिड इनटू अल्कली, अगर आप देखो कि इसमें क्या चीज ब्यूरेट में होगी तो ये देखिए जी, इसमें उसने एसिड लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नीचे उसने लिया हुआ है बेटा बेस मतलब अमोनिया। अच्छा अब अमोनिया एक वीक बेस है, तो ये भी याद कर लो वीक बेस के लिए, फॉर वीक बेस पीएच पता है कितनी होगी भाई? 8 से 12 के दरमियान, ये रखनी है आपने। वीक बेस की पीएच कितनी रखोगे? 8 से 12 के दरमियान। तो अब देखो यहां पर
ये जो अमोनिया था ना, इसकी पीएच कितनी उसने स्टार्ट किया, जरा चेक कीजिएगा बेटा। ये बेटा कितनी है उसकी पीएच? 11.9 ऐसे कुछ इसके है। दरमियान आ रही है ना, 8 से 12 के दरमियान है। 12 से ऊपर नहीं जाना भाई, गलत करेगा। 12 को टच भी नहीं करना, 12 से नीचे रखना है। ये इस चीज के मार्क्स होंगे। अच्छा, क्योंकि आप एएस में है ना बेटा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी बफर के बारे में कुछ याद नहीं करना। यहाँ कहीं उसने बफर का वर्ड यूज किया होगा, अगर ये देखें ये किया हुआ है, आप इसको इग्नोर करेंगे। जो A2 के बच्चे हैं ना, उनको हम ये कराते हैं बफर का, तो आप लोगों के लिए बफर नहीं है बेटा बिल्कुल भी। तो इसलिए आप इस कर्व को भी भूल जाएं कि ये कर्व इस तरह क्यों आ रही है। ये क्योंकि बफर एक्शन है, और बफर एक्शन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैं, आप लोग इसको ऐसे भी बनाएंगे तो वो ठीक करेगा, बस नॉर्मल। लेकिन एक चीज, अभी बेटा आपने ये जो अमोनिया की पीएच है, ये 12 से नीचे स्टार्ट करनी है, क्योंकि अमोनिया इज अ वीक बेस। फिर मैंने आपको वर्टिकल सेक्शन बता दिया बेटा, जरा वर्टिकल सेक्शन बताएं, मैंने कौन सा बताया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए? तो 3 to 3 to 7 3 to 7 equivalence 0.5 होता ये है। देखो जरा, ये देखो जरा, ये 7 और ये आपका ये। तो ये आपने बेटा वर्टिकल सेक्शन ऐसे बना देना है, ऐसे बनाकर इसका इक्विवेलेंस पॉइंट, मिड पॉइंट जो होगा वो 5 पर आ रहा होगा, तकरीबन 5 ही आपने लिखना है। और फिर बेटा इन दोनों कर्व्स को मिला देना है। ये भी आपको बना के दिखाता हूं बेटा, लेकिन पहले ये चीजें समझ लो। वॉल्यूम निकालना है आपने बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट किस वॉल्यूम पर होगा, इसके मार्क्स हैं। बस देखो ना, अगर कोई बच्चे ऐसे बना देते हैं तो भाई ये तो गलत वॉल्यूम पर आ गया ना। तो आपको इक्विवेलेंस पॉइंट किस वॉल्यूम पर फाइंड आउट करना है, ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो अभी इसका भी बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखें जरा सर कि बेटा। सर ये मिड टर्म्स में आएगा? बेटा पहले टॉपिक पे वो करें ना भाई, जो क्वेश्चन है टॉपिक से क्वेश्चन पूछें। अब देखें जी, इधर इस क्वेश्चन में ये जी हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है जी, दिस वन। 0.1 mole per cubic decimeter ammonia is added to 25 cubic centimeter of 0.1 mole per cubic decimeter HBr to excess। ये रिएक्शन करना है। बताएं जी इसमें क्या चीज एक्सेस में है और क्या चीज, सॉरी, कौन इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, HBr या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, ये बताएं। strong acid weak base यस। तो यहां पर अगर हम इसको नोट करें, तो ये आपके पास बन रहा है जी HBr स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनिया इज वीक बेस, तो ये बनेगा NH4Br। सर ये कैसे पता अब चलेगा कि एसिड स्ट्रांग है, ये बेस वीक है, ये बेस स्ट्रांग है? अमोनिया इज अ वीक बेस बेटा, ये तो मेरा ख्याल है कि ओ लेवल्स में आपको बताया जाता है कि जितने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। और जो अमोनिया है ये वीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स ये वीक एसिड्स होते हैं, जैसे कि मेथानोइक, एथानोइक, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। जो बहुत ऐसा एसिड होगा ना जो ज्यादा कॉमन नहीं होगा, तो उसके बारे में एग्जामिनर खुद भी बता देगा भाई कि ये वीक एसिड है, लेकिन अमोनिया के बारे में नहीं बताएगा। अमोनिया तो वीक बेस है, बहुत कॉमन है। और जो ओके सर, हाइड्रोजन थैंक यू। हेलाइड्स होते हैं HCl, HBr, HI, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और ये आपको बेटा इसलिए भी पता होना चाहिए कि देखो बॉन्ड लेंथ देख लो ना, H आपके पास है सपोज HCl है, आपके पास है HBr, आपके पास है HI। बॉन्ड लेंथ देखो ना भाई, बॉन्ड लेंथ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, HI की, HBr की, HCl की? HI की। तो ये आसानी से आयोनाइज होगा, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। बॉन्ड लेंथ जितनी लेंथ ज्यादा होती है उतना वो आसानी से टूटता है। और HCl, इसकी भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ की बेस पर भी आप बता सकते हो कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। HI इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन तीनों में से, ठीक है। तो बेटा अब जरा इसका रिएक्शन देखते थैंक यू हैं। सर। अब बेटा ये सर देखो फिर बता कि दें प्लीज। क्या बेटा, क्या चीज बेटा?
सर ये बॉन्ड लेंथ से जो आपने रिलेटिव मैंने ये एसिडिटी बताया भाई, मैंने ये बताया है कि HCl ये है। अब देखो जो BRS का साइज बिगर नहीं है थोड़ा सा एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के पास जी 3 शेल होते हैं ना, ब्रोमीन के पास 4 शेल हैं, आयोडीन के पास 5 शेल। बट अब बॉन्ड लेंथ के बिगर होने से जो इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड है वो कम होता जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? HCl, HBr या HI? HI HI आसानी से टूटेगा, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वो नहीं होता जो H आयन रेडिली रिलीज करता है, क्या उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो? यस 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 जी सर, समझ आ गई। अच्छा बेटा, अब जरा आ जाओ इस टाइट्रेशन कर्व पर कि जो अमोनिया और HBr के दरमियान है। अब देखो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ NH3 ये बेटा किस में होगा? फ्लास्क में होगा या ब्यूरेट में होगा NH3? ये बताओ ब्यूरेट में। किस में होगा? ब्यूरेट में। आपको ये बात बताई है कि जो चीज एक्स एक्सिस पर होगी वो ब्यूरेट में होगी। और आपके पास HBr किस में होगा? प्लस। HBr स्ट्रॉन्गर एसिड, तो 0 और 2 के दरमियान बेटा आपने कहीं पर लाइन ड्रॉ कर देनी, पहली बात। दूसरी बात कि उसने NH3 25 लिया है, नहीं NH3 उसने ऐड किया है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर HBr में। बेटा 1:1 रेशियो है, तो बताओ अमोनिया भी कितना यूज होगा? कंसंट्रेशन भी सेम है। फॉर द न्यूट्रलाइजेशन कितना अमोनिया आपको ऊपर से ऐड करना होगा? 25 तो इसका मतलब है इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इक्विवेलेंस पॉइंट जो वर्टिकल सेक्शन होगा वो 25 पर बनेगा। वर्टिकल सेक्शन 25 पर बनेगा बेटा। ये देखो इस चीज के मार्क्स हैं। अगर कोई बच्चा वर्टिकल सेक्शन गलत बना देगा, मतलब वर्टिकल सेक्शन कितने वॉल्यूम पर आएगा या इक्विवेलेंस पॉइंट कितने वॉल्यूम पर आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है बेटा। देखो ना, ये अमोनिया और HBr में रेशियो 1:1 है। और अगर कंसंट्रेशन की बात करो तो HBr है 0.1, अमोनिया भी है 0.1, और HBr का जो वॉल्यूम है दैट इज 25, NH3 का वॉल्यूम आपको नहीं पता। तो अब 1:1 रेशियो है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो सेम वॉल्यूम यूज होगा, तो अब आपको ये पता चल गया 25 पर बनेगा। अब ये देखो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। क्या बताया था जी, इसका वर्टिकल सेक्शन किसके दरमियान बनेगा? 3 to 7 3 to 7। तो आप पहले वर्टिकल सेक्शन बना लिया करो। ये 3 और ये बेटा आपका आएगा 7, और ये डॉट्स को मिटा दिया करो बाद में। अब आपने क्या करना है बेटा? अब काम आसान है, सिर्फ आपको यहां पर इनको ज्वाइन करना है ऐसे करके, कर्व बना देना ऐसे। ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दो। और अब बेटा ये जो अमोनिया है वो एक्सेस में डाल रहा है भाई। अमोनिया जो है ना वो एक्सेस में डाल रहा है। तो अमोनिया जब एक्सेस में डालेगा तो जारी बात है नीचे बीकर में NH3 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन NH3 तो वीक बेस है। मैक्सिमम पीएच कितनी जाएगी इसकी जी? 11 मैंने आपसे कहा था कि जो वीक बेस 8 से 12 के दरमियान, लेकिन आप कोशिश करना 12 से नीचे ही रखना। तो ये भी निशान लगा लिया करो वहां पर कि बस इससे ऊपर नहीं करनी आपने, नीचे कर लो तो अच्छा है, बस जरूरत नहीं हो ऊपर जाने की, ठीक है ना? बस 8 से 12 के दरमियान रखो। तो ये बेटा आपकी कर्व बन गई। इस चीज के मार्क्स हैं। बताइए मुश्किल है? मुझे जो बच्चा ये पूछ रहा था अभी कि सर ये मिड टर्म में आ रहा है या नहीं, बताएं कि मुश्किल है या नहीं? शाबाश, जल्दी से बताएं। हाँ जी बेटा बताएं, ये मुश्किल है या नहीं, या मुश्किल लग रहा है? नहीं है सर, नहीं है। बेटा मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीजें याद करनी है। मैं आपको फिर बता देता हूँ। वर्टिकल सेक्शंस आपको याद करने हैं, वो मैं भी साथ साथ आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये आप लिख लें। इसकी कितनी अच्छी सी निशानी है भाई, ये आप एक याद कर लो बस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वर्टिकल सेक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब याद कर लोगे ना तो बाकी खुद ब खुद याद होंगे। कैसे? ये देखो, अब आपसे अगर ये कहा जाए, साइड पे लिख लो कि पीएच जो है ना वीक एसिड की कितनी होगी, पीएच सॉरी वीक बेस की जो पीएच है वो आपने 8 से 12 तक जानी है बस। अच्छा, अब जी बेटा तीसरा, जी बेटा पूछो। सर वो जो आपने अभी ये नीचे ग्राफ बनाया था, आपने कहा था कि 12 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जी जी, तो क्योंकि वीक बेस है ना। सर क्या मतलब
जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम चले जाए तो मार्क्स कटेंगे या फिर फर्क यस, नहीं पड़ता मार्क्स है? कटेंगे ना भाई, मार्क्स कटेंगे। अगर ये तो आपको कह रहा हूँ कि वीक बेस्ड 8 से 12 है, इसके ऊपर कैसे जा सकते हो आप? सर वीक एसिड जी की सर। पीएच कितनी होती है? मैं बता रहा हूँ, अभी उस पर आ रहा हूँ, ये आ गया ना हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया जी। अब आपने बेटा इसका करना है जी। देखो बेटा, अब देखो कि ये जो आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा ना, इसमें मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपको जो सॉल्ट बनेगा, उसकी नेचर क्या होगी? सर बेसिक बेसिक सर। सॉरी क्या होगी? बेसिक होगी। शाबाश, क्योंकि आप बेटा स्ट्रॉन्ग बेस का फीचर होगा ना बेसिक। ये बताओ, अब आपका जो सॉल्ट बन रहा है वो बेसिक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से नीचे या ऊपर? ऊपर 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 होना है। ऊपर। आप देखो, मैं इसको मार्क करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अब समझ आ जाएगी। देखो ये जो एरिया ना, ये होगा इसके लिए 7 से 11। तो बताओ इसका मिड पॉइंट क्या होगा भाई? 9। 9 9। तो आपने बेटा यहां पर 9 इज द इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, 9 बेटा इसका जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको फ्लिप करके आपको दिखाता हूं। रनिंग अल्कली इनटू एसिड। बेटा इसको फ्लिप करें जरा, देखें ये शेप बनेगी। ये देखें जी, इस पर कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। उसने इसको फ्लिप किया, रनिंग अल्कली इनटू एसिड। वीक अल्कली है ना बेटा, वीक अल्कली तो देखो पीएच वही 8 तक लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बेटा देखो, अब इसने कौन सा लिया जी, जरा हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ ऊपर? बेटा क्या लिखा वीक हुआ, हेडिंग पढ़े? एसिड इनटू एसिड। वीक एसिड में याद रखो हमेशा आप ऑर्गेनिक एसिड ले लिया करो, एथेनोइक एसिड, और इसने साथ में NaOH का रिएक्शन करवा रहा है, और क्या बना रहा है? सोडियम एथेनोएट और वाटर। ठीक है, सोडियम एथेनोएट और वाटर बन रहा है। तो आप ये देखो कि आपको मैंने ये कहा था कि जो वर्टिकल सेक्शन होगा बेटा, वर्टिकल सेक्शन क्या बताया था जी आपको? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो वर्टिकल सेक्शन है वो आपने क्या बताया था, किसके दरमियान होगा? 7 to 11, और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? 9। तो आप ये जरा चेक करो बेटा, ये 7 और ये तकरीबन 11, और ये उसका मिड पॉइंट आ रहा है इधर, इक्विवेलेंस पॉइंट। और जो वीक एसिड होगा ना, वीक एसिड, उसकी बेटा आपने पीएच रखनी है 4 से 6 के दरमियान। 4 से 6 के दरमियान वीक एसिड की पीएच रखनी है, 4 to 6। याद रहेगा ये वीक एसिड की पीएच? मैं साइड पे लिख देता हूं, पीएच ऑफ वीक एसिड 4 to 6 इसके दरमियान रखो। अब बेटा आपको अगर ये कहा जाए कि ये ड्रॉ करो, तो अगेन आपको वही देखना है कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो किस वॉल्यूम पर आ रहा है, उसकी टाइट्रेशन कर्व इस तरह वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ करो। और ये देखो उसने एसिड एक्सेस में ऐड किया, कितनी पीएच लेके जा रहे हैं? 5 पर लेके जा रहे हैं, बस 4 to 6 के दरमियान। ठीक है, तो एक और बेटा आपको मैं जरा क्वेश्चन कराता हूँ, बस ये टॉपिक खत्म हो रहा है बेटा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये जरा आप लोग करेंगे बेटा। अच्छा ये तो से मिलता जुलता ही है। चलिए इसको सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, पूरा क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय टर्म्स स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड? Sir, it is a proton donor that fully ionizes. जी शाबाश। देखो इस बच्चे ने जो डिफाइन किया बहुत अच्छा किया है, इसने उन दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया है, स्ट्रॉन्ग को भी किया है और एसिड को भी किया है। एसिड को इसने किया कि प्रोटॉन डोनर, एसिड को इसने डिफाइन किया प्रोटॉन डोनर, और स्ट्रॉन्ग को भी डिफाइन किया है कि फुल्ली आयोनाइज, कंप्लीट आयोनाइजेशन। NH3 is a weak base. Construct an equation between the NH3 और HCl की। बेटा आप लोग जरा खुद कर सकते हैं, जरा बहुत ही ये आसान है, मुश्किल नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन के वो शो करेंगे। जी। बेटा सर ये इसने देखिए ऊपर वॉल्यूम दिए हुए हैं, ये देखिए जी बेटा। सर ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड जो है सर, ये एस के कोर्स में है?
बेटा अभी ना आप लोगों ने जो क्वेश्चन करने हैं उस्मान, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड करने हैं, ठीक है बेटा, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड। अगर कोर्स में है तो बेटा मैं तभी करा रहा हूँ ना, वैसे तो मैं नहीं कराऊंगा, जाहिर बात है। तो अब जरा आ जाए बेटा आप इस पर कि आपने ये टाइट्रेशन कर्व कैसे ड्रॉ करनी है जी। बेटा देखिए उसने NH3 एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है, तो आपको समझ आ रही होगी कि ये जो है ना NH3 ब्यूरेट में है, और उसने फ्लास्क के अंदर क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से आप देख लें कि दोनों में 1:1 रेशियो है बेटा। इक्वेशन अगर आप बनाकर देखें ना, NH3 प्लस HCl, इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड। HCl है आपके पास 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, अमोनिया है आपके पास, अच्छा अमोनिया ना वो एक्सेस पे डाल रहे हैं ना 50, HCl 25 और कंसेंट्रेशन है इसकी 0.1, अमोनिया भी 0.1। बेटा बताएं कितना वॉल्यूम चाहिए था फॉर कंप्लीट 25 न्यूट्रलाइजेशन, 25, लेकिन वो जानकर एक्सेस में डाल रहा है, आपको पता है क्योंकि वो कर्व आगे तक एक्सटेंड कर रहा होता है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर वो NH3 डाल रहा है। तो कोनिकल फ्लास्क में क्या चीज है भाई, कोनिकल फ्लास्क में एसिड क्या है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है ये बताएं स्ट्रॉन्ग है 0 to 2 के स्ट्रॉन्ग है। दरमियान में। जी। अच्छा बेटा अब देखें कि ये आपके पास 1 से स्टार्ट कर देंगे, 25 जो है ना बेटा आपका 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, और ये आपका है 3 to 7 इज द इक्विवेलेंस, 3 to 7 आपका वर्टिकल सेक्शन, 5 इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। ये बेटा इधर एक डॉट लगेगा, और अब अमोनिया एक वीक बेस है, तो आप इतना ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाए ऐसे, ठीक है जी। जी सर। यहां तक बेटा हो गया। अब मैं आपको लास्ट चीज करा के बस क्लास खत्म करता हूं, वो ये है कि बेटा इस वर्टिकल सेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपने जब भी इंडिकेटर चूज करना होगा ना, इंडिकेटर, तो आप वो इंडिकेटर चूज करेंगे जो इस वर्टिकल रेंज के दरमियान में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये जो वर्टिकल सेक्शन था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये जरा एक मिनट याद रख लेंगे आप किसके दरमियान आ रहा है, 3 to 11। ये बस एक मिनट के लिए याद रखिएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 3 to 11 के दरमियान आ रहा है। इसके जो वर्टिकल सेक्शन है ना वो 3 से 11 के दरमियान। अब मुझे ये बताएं कि आपने जब भी बेटा इंडिकेटर सिलेक्ट करना है ना, तो ऐसा इंडिकेटर सिलेक्ट करना होगा जो इस वर्टिकल रेंज के वर्टिकल सेक्शन के अंदर आ रहा हो। मतलब आप एक तो इन दो की ना रेंज याद करनी है, मिथाइल ऑरेंज की और फिनोफ्थलीन की। मतलब ये कब अपना कलर चेंज करते हैं, आप जरा इसको देख लें, आपको समझ आ जाएगा। बेटा ये फिनोफ्थलीन है ना, फिनोफ्थलीन अपना कलर कहाँ चेंज कर रहा है बेटा, यहाँ पर नहीं चेंज कर रहा है क्या, इस एरिया में, फिनोफ्थलीन की बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ बेटा यहाँ पर चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनोफ्थलीन का जो इसने कलर चेंज लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि फिनोफ्थलीन 8.3 और 10 के दरमियान अपना कलर चेंज करेगा, 8.3 और 10 के दरमियान। तो आपने बेटा वो इंडिकेटर सिलेक्ट करना होता है टाइट्रेशन में कि जिस इंडिकेटर की रेंज, कलर चेंज की जो रेंज है वो इस वर्टिकल सेक्शन के दरमियान में आए। मुझे जरा ये बताएं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कि आपको वो टीचर कह रहे होते हैं जोन सा मर्जी इंडिकेटर यूज कर लो। क्यों? पहला इंडिकेटर देखें, लिटमस, ये किस पीएच में अपना कलर चेंज करता है लिटमस? 5 to 8। क्या इस वर्टिकल सेक्शन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। Yes, sir. आप ये यूज कर सकते हो। इस तरह मिथाइल ऑरेंज बेटा किस रेंज में अपना कलर चेंज कर रहा है बताओ?
3.1 से 3.1 से 4.4 4.4 क्या इस वर्टिकल सेक्शन के अंदर आ रहा है? आ रहा है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज करता है 8.3 और 10 के दरमियान, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इस वर्टिकल सेक्शन में ये तीनों इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कब आप नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखो कि आपको अगर एग्जामिनर ये इंडिकेटर दे दे और कहे कि बताओ इसमें से कौन सा इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, तो आप उस इंडिकेटर को सिलेक्ट करोगे जोन से इंडिकेटर की रेंज। सिर्फ ये दो आप याद करोगे, रेंज ये दो वो नहीं देगा, लेकिन इसके अलावा बाकी वो देगा। सर जी बेटा पूछो। तो आपने सर आपने कहा था कि जो अभी हम लोग ये जो ग्राफ्स कर रहे हैं इक्विवेलेंस पॉइंट के हैं, तो ये हम लोग जो इंडिकेटर्स हैं वो तो एंड पॉइंट वाले में नहीं इस्तेमाल करते हैं बेटा, लेकिन आप देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पर आपको कैसे पता चलेगा भाई कि रिएक्शन हो गया है? कोई इंडिकेटर डालेंगे तो वो आपको बताएगा ना कि अब आपने मजीद एसिड या बेस ऐड नहीं करना। तो आप तो रिएक्शन तभी स्टॉप करते हो जब एंड पॉइंट आता है। देखो उसने वर्ड एक यूज किया था, मैं आपको बताऊं, उसने एक वर्ड यूज किया था, इन आइडियल वर्ल्ड उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। लेकिन वो तो आप बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट पर रिएक्शन कैसे रोकोगे? कलर तो वो तो इंडिकेटर आपको बताएगा कि अब मजीद आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, अच्छा बेटा ये देखिए जरा, ये आपका वर्टिकल सेक्शन था ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान है। बताएंगे ये जो फिनोफ्थलीन है क्या इस वर्टिकल सेक्शन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। मिथाइल ऑरेंज आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर। आ रहा है। और आप ये दोनों यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो आप, लेकिन कौन से यूज नहीं कर सकते? सुनो, पहले तो आप इस कर्व को आइडेंटिफाई करो ना, ये कर्व किसके दरमियान है? ये कर्व कौन से एसिड और कौन से बेस के सर दरमियान है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। शाबाश। सर वीक ब्रोमोथाइमल ब्लू बेस, नहीं इस्तेमाल कर सकते? बेटा एक मिनट ना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान है। हम बस फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज फिलहाल देख रहे हैं। बेटा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर आप मुझे इक्विवेलेंस पॉइंट बता दें तो क्या होगा वो जी? 3 to 7 है ना? 3 to 7। और आपको मैंने वो टेबल जो दिखाया था, उस टेबल में क्या बता रहा थी? फिनोफ्थलीन अपना कलर किस पे चेंज करता है? ये देखिए जरा, फिनोफ्थलीन 8.7 ये देखें जी, किस पे चेंज कर रहा है फिनोफ्थलीन अपना कलर? 8.3 से 10 के दरमियान, 8.3 से 10 के दरमियान। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पर फिनोफ्थलीन चलेगा? नो सर। अब आपको रीजन बताता हूँ, अब रीजन आप समझ लें। आपको ये बेटा रीजन पूछेगा नहीं, लेकिन कॉमन सेंस है, अब आपको खुद समझ आ जाएगी। फिनोफ्थलीन ने अपना कलर चेंज किया, इधर इधर चेंज कर रहा है ना भाई। अगर आपने इस टाइट्रेशन में फिनोफ्थलीन को यूज किया ना, तो आप समझोगे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट यहां आ रहा है, इधर। मतलब वैसे 25 पर अगर आना चाहिए था और आपने फिनोफ्थलीन यूज किया, तो फिनोफ्थलीन अपना कलर पहले ही चेंज कर देगा, इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले ही कलर चेंज हो जाएगा भाई। तो क्या ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर काम करेगा इस टाइट्रेशन में? बोलो। नो सर। तो आपको वो इंडिकेटर लेना होता है जो इक्विवेलेंस पॉइंट की रेंज के अंदर अपना कलर चेंज करे। अब देख लो कि मिथाइल ऑरेंज में भी देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात जो बताऊंगा वो आपको प्रैक्टिकल में बड़ी हेल्प करेगी। जब आप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हो ना लैब में, तो बेटा आपको वो डिफरेंट शेड देता है। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का शेड देना, येलो कलर का, आप प्रैक्टिकल मजीद एडिशन छोड़ दिया करो। आप लोग अक्सर छोड़ते हैं जब मिथाइल ऑरेंज किस कलर का हो जाता है? ऑरेंज। ऑरेंज। तो उसमें फिर आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है बेटा। जैसे ही येलो कलर आ जाए, क्योंकि वो येलो कलर इक्विवेलेंस पॉइंट के ज्यादा नजदीक नहीं है एज कंपेयर टू ऑरेंज, इसलिए बेटा इसने देखा लिखा भी हुआ है कि मिथाइल ऑरेंज स्टार्ट टू चेंज फ्रॉम येलो टुवर्ड्स ऑरेंज वेरी क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो आपको येलो पर ही टाइट्रेशन रोक देनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये बात बेटा याद रखनी है कि आप इंडिकेटर्स वो यूज करते हो कि जिन इंडिकेटर की रेंज वर्टिकल सेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बेटा ये इंडिकेटर्स की तो सिंपल सी बात थी। और टाइट्रेशन कर्व्स जो है वो मैंने आपको बता दिए। स्ट्रॉन्ग एसिड 3 टाइट्रेशन कर्व हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ये 3 टाइट्रेशन कर्व्स। और एक ना मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ, वो आप देखें जरा, ये बेटा देखें जरा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा।
सर मेरा क्वेश्चन है रीडॉक्स से, पूछ लूं? हाँ बेटा पूछ लें पूछ लें। सर वो कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? कॉन्जुगेट बेस बेटा वो रिडॉक्स से थोड़ी है, वो तो इसी चैप्टर से। ये देखो, वो इससे, अच्छा ये देखो जरा बेटा, ये आपके पास है ना, सपोज NH3 प्लस वाटर, इट गिव्स अमोनियम आयन प्लस OH माइनस। बेटा यहाँ पर ना अमोनिया एज अ बेस काम कर रहा है, वाटर एज एन एसिड काम कर रहा है। पहले इस चीज को बताओ ये ठीक है? क्योंकि देखो अमोनिया इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन और वाटर इज डोनेटिंग द प्रोटॉन। इस बात से एग्री करते हो जो मैंने नीचे वर्डिंग लिखी है? जी Yes, सर। sir. अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करो ना बेटा, रिवर्स रिएक्शन, तो रिवर्स रिएक्शन में जरा देखना, अमोनियम आयन किस में जा रहा है? Ammonia. तो क्या मैं कह सकता हूँ अमोनियम इज एसिडिक? Yes, sir. जी जिस बच्चे सर। ने कुछ, और OH आयन किस में जा रहा है बेटा? Acid H2O में जा रहा है तो तो OH base इज होगा. एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, दिस इज बेस। अब बेटा कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, मतलब ये एसिड बेस के पेयर होते हैं। जो कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं ना, ये एसिड बेस के पेयर्स होते हैं और ये डिफरेंशिएट करते हैं बाय वन ट्रांसफरेबल प्रोटॉन। तो पेयर्स डिफर बाय वन ट्रांसफरेबल प्रोटॉन। मतलब अब आप ये बताओ कि मैंने आपसे ये कहा है कि जो कॉन्जुगेट पेयर्स है ना बेटा, ये एसिड और बेस के पेयर होते हैं। पहले तो ये समझ लो, जब भी कॉन्जुगेट पेयर की बात होगी तो इसका मतलब है ये एसिड और बेस के पेयर हैं। और इन पेयर में डिफरेंस किस चीज का होता है? एक प्रोटॉन का। जैसा कि आप अगर ये नोट करो कि ये जो NH3 है और ये जो अमोनियम आयन, बेटा इनमें किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? एक प्रोटॉन नंबर का. एक प्रोटॉन का डिफरेंस है या नहीं है बेटा? बोलो जरा। जी सर, जी सर। तो जो फर्स्ट पेयर होगा ना, जो फर्स्ट पेयर होगा वो आप लिख दो अमोनिया और अमोनियम आयन है। तो इसमें अमोनिया इज अ बेस और जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है वो अमोनियम है। जो सेकंड कॉन्जुगेट पेयर है वो पता है कौन सा होगा? वो ये होगा, सेकंड पेयर इज ये H2O और ये OH। इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है भाई? एक प्रोटॉन का। ये H2O और OH। तो बेटा ये जो आपके पास है ना, ये एसिड कॉन्जुगेट एसिड है और ये बेस उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ये आपके पास पेयर्स होते हैं। इन पेयर्स को आप कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो एक प्रोटॉन से एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। इनको कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है सर, ठीक है बेटा? थैंक यू। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर. सर वो